किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है उसको देखने के लिए हमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। आज मान के चलो वर्ल्ड में अमेरिका 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 की मतलब पूरी तरीके से हेजेमनी है और उसकी एक डोमिनेंस है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी देखोगे तो वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वर्ल्ड में, सबसे बड़ी इकॉनमी है वो। तो और सेकंड चीज़ क्या है कि उसके साथ साथ वो मिलिट्री पावर भी बहुत बड़ा है वर्ल्ड में। उससे ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ किसी की, मिलिट्री मसल्स किसी का नहीं है। थर्ड चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी में उसके पैरेलल कोई है ही नहीं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए किसी भी कंट्री का स्ट्रेंथ देखना है तो दो चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट, उसकी इकोनॉमिक पावर कितना स्ट्रांग है। सेकंड, उसकी मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है। ये दो चीज़ देख लोगे तो उससे पता चल जाएगा जो वो कंट्री किसी भी वॉर में कितना देर तक सस्टेन कर सकता है। या फिर उसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि उस कंट्री का बैक एंड में कौन है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, उससे वो कितना देर तक टिक सकता है, ठीक? तो तभी आप उस वॉर का एक देख सकते हैं, जो मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कितने दिन तक चल सकता है, कितने दिन तक में रुक जाएगा। ये एक मोटा-मोटी आइडिया लगा सकते हैं। आज एक चीज़ मान के चलो, यदि अमेरिकन का जो हेजेमनी है, ये डोमिनेंस है, यदि अमेरिकन इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की नहीं रहता, या 5 लेस देन 5 ट्रिलियन रहता, ठीक? तो उसका जो अभी वर्ल्ड में जो उसका पोस्चर है, जो उसका मिलिट्री प्रेजेंस है वर्ल्ड में, नहीं होता। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी भी कंट्री का देख के आप पता कर सकते हैं जो क्या है। ऐसे कि देखिए, सेकंड एग्जांपल लो, रसिया रसिया लो। रसिया का वर्ल्ड में डोमिनेंस आप उतना नहीं मान सकते हैं। एक लेगेसी है, यूएसएसआर वाला लेगेसी है, उस चीज़ को लेकर ही रसिया घूम रहा है। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे देखोगे तो रसिया की इकोनॉमी कितनी है, बहुत छोटी इकोनॉमी है। इंडिया से भी छोटा है बहुत। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, रसिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ थोड़ा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक? इस वजह से रसिया का अभी वर्ल्ड में बहुत वर्ल्ड में नहीं कह सकते होते, लेकिन उस रीजन में, जैसे ईस्टर्न यूरोप हो गया या पूरा सेंट्रल एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट में भी उसका इंटरवेंशन है, या अभी ईरान इराक वाले में भी है। तो बिकॉज ऑफ उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसके वजह से। बट इकोनॉमिक फ्रंट पे आप उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। चाइना है, चाइना अभी इतना वर्ल्ड में क्यों जा रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ उसका क्या है, इकोनॉमी है कितना, लगभग 15-18 ट्रिलियन, 18 मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 80 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। मिलिट्री में भी बहुत स्ट्रांग है और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे बढ़ रहा है। इंडिया एक थर्ड सुपर पावर है। इस किस वजह से? क्योंकि हम क्या, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, ठीक? क्योंकि हमारी जीडीपी कितना, लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपनी हो गई है। मिलिट्री में भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और टेक्नोलॉजी में भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक? तो इसी तरीके से हम ये बैकग्राउंड इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है, तो उसके पीछे हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम इजराइल की देखेंगे कि भाई इजराइल का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। यदि आप इजराइल के इकोनॉमी को देखोगे तो उसकी जो जीडीपी है वो लगभग $550 बिलियन की जीडीपी, $550 बिलियन की जीडीपी है। और उसकी जीडीपी में आप एक चीज़ देखोगे तो सबसे ज़्यादा रोल है सर्विस सेक्टर का, लगभग 70% रोल सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में आप जैसे मान लो कि फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया इसका, और मतलब टूरिज्म का बहुत ज़्यादा रोल है। यदि 5 से 6% उसकी जीडीपी में टूरिज्म का रोल है, तो आप इसे जान सकते हैं कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि अभी इजराइल ईरान में वॉर चल रहा है, तो डायरेक्ट उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा। वो किसके थ्रू? डायरेक्ट टूरिज्म के थ्रू। जो टूरिस्ट आ रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है? अभी सेकंड सेक्टर आप यदि देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है एक इजराइल का। उसका जीडीपी में रोल है कितना, 26%, 26% उसका जीडीपी में रोल है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखोगे तो मेन जो भी है वो हाई टेक्नोलॉजी में उसका काम हो रहा है, डिफेंस में काम हो रहा है, या डायमंड पॉलिशिंग में काम हो रहा है, फार्मास्यूटिकल के अंदर काम हो रहा है, ठीक? और यदि इजराइल का आप यदि देखोगे तो इजराइल की जो इतनी इंपॉर्टेंस है उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जितनी भी आप बड़ी-बड़ी कंपनी देख रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट देखो, या एप्पल देखो, या मोटोरोला देखो, या गूगल देखो, या फेसबुक देखो, मेटा देखो, जितनी भी कंट्री है, वो सारी कंट्री का जो आर-एन-डी सेंटर है, आउट ऑफ मतलब जहाँ पे वो मतलब वो कंपनी एस्टैब्लिश है, जैसे कि अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिकन के बाहर जो जितने भी उसके आर-एन-डी का सेंटर है, तो सबसे पहले कहाँ पे है? इजराइल के अंदर है। सारे बड़ी-बड़ी कंपनी का जो आर-एन-डी सेक्टर है, वो इजराइल के अंदर है, क्योंकि इजराइल की जो कम्युनिटी है, वो बहुत पढ़े लिखे कम्युनिटी होते हैं, और रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इस तरह की उनकी एटीट्यूड, इस तरह का उसका
माइंडसेट होता है। तो जिस वजह से सारे कंट्री का जो आर&डी सेक्टर है वो इजराइल के अंदर है, मतलब अपने कंट्री के अलावा इजराइल के अंदर है। 400 से ज़्यादा एमएनसी कंपनी है जिसकी कि इजराइल के अंदर प्रेजेंस है। सब आर&डी में फोकस किए हुए हैं। वहाँ पे आर&डी बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक, थर्ड सेक्टर यदि देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इजराइल की जीडीपी में लगभग 2% का रोल है, क्योंकि यदि देखोगे इजराइल का आप यदि ज्योग्राफी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका जो भी है वो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट है। उसी डेजर्ट को वो थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी और इरिगेशन में टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन लाकर उसने डेजर्ट को थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए बनाया है। लेकिन आप मोटा मोटी देखोगे 2% है जो एग्रीकल्चर वहाँ पे होता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, यही सब होता है, बहुत ज़्यादा उसका है नहीं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आप देखोगे उस वहाँ पे जो इनोवेशन हुआ, जो उसका इनोवेशन हुआ, जैसे कि इरिगेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुआ, ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंग कल्चर में, इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन लाया और उस टेक्नोलॉजी को वो वर्ल्ड में बेच रहा है। इवन इंडिया के साथ भी उसका ड्रिप इरिगेशन के को लेकर मतलब कोलैबोरेशन हो रखा है। ठीक, डिसैलिनेशन, जैसे वाटर स्कार्सिटी रीजन है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है इजराइल के अंदर, तो वाटर स्कार्सिटी वहाँ पे होता है, तो उसके लिए डिसैलिनेशन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर रखा है। तो उस टेक्नोलॉजी को वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है या अन्य कंट्री के साथ वो कोलैब करता है। ठीक, तीसरा है डिफेंस। ये डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसका इनोवेशन है, जैसे कि इंडिया के साथ बराक 8 मिसाइल है आपको इजराइल ने दे रखा है, या जो आपका रेडियो है या रडार सिस्टम है, इसमें भी ये इजराइल बहुत कुछ हेल्प कर रखा है। या फिर अब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में यदि हम इजराइल का देखते हैं क्या रिलेशंस है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे इंडिया इजराइल का जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो लगभग $10 बिलियन का, $10 बिलियन का इकोनॉमिक टाई अप है। 1992 में जाके हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मतलब बनाया। उससे पहले आप देखोगे तो आपने यहाँ इजराइल के साथ नहीं था डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो हमारा इजराइल के साथ जो कोलैबोरेशन होता है या टाई अप है वो 5-6 सेक्टर में है। जैसे कि आप हाईटेक में है, और हाईटेक में देखोगे तो मशीन लर्निंग के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है को लेकर है, उसके अलावा साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर है, उसके अलावा स्टार्टअप के लिए हम कोलैब करते हैं उससे, और उसके अलावा आप देखोगे तो फिर एग्रीकल्चर में आ जाओ तो इरिगेशन टेक्नोलॉजी के में हमें हेल्प करता है वो, डिसैलिनेशन में हेल्प करता है वो, जैसे कि वाटर है, वाटर को कैसे डिसैलिनेट करके उसको फिर ह्यूमन यूज में लेके लाया जा सके। फिर उसके अलावा देखोगे तो आप ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इस सब सेक्टर में हमारा उसके साथ कोलैबोरेशन है इजराइल के साथ, समझ गए। और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इजराइल के अंदर, एक्सपोर्ट में हम फार्मास्यूटिकल भी एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मा भी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद टेक्सटाइल में हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस सेक्टर में चलता है। उसके अलावा यदि इजराइल देखोगे तो इजराइल हमें बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें हेल्प करता है, फिर उसके अलावा कंप्यूटर हाईटेक जो भी है वो टेक्नोलॉजी या में वो हेल्प करता है। क्योंकि यदि आप इजराइल की इकोनॉमी देखोगे तो वो अपने जीडीपी का लगभग 5 से 6% अपने जीडीपी को वो आर&डी में मतलब लगाता है। हम कितना लगाते हैं? 0.3%, 4%, 0.5% लगाते हैं। ठीक, तो हम इजराइल की इकोनॉमी को हम ये देख रहे हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं इजराइल का इकोनॉमिक रिलेशन वर्ल्ड के साथ क्या है। यदि आप वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन देखोगे तो इजराइल का बहुत सारे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे एफटीए देखोगे तो पूरा ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो टर्की के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जॉर्डन के साथ है, उसके बाद आप अमेरिकन के साथ उसका एफटीए है। नॉर्दर्न अमेरिका में देखोगे तो एफटीए है, उसके बाद मेक्सिको में के साथ एफटीए, कनाडा के साथ एफटीए है। फिर उसके बाद आप आ जाओ साउदर्न अमेरिका में, तो साउदर्न अमेरिका में एक मर्कसर ग्रुप है। मर्कसर ग्रुप क्या होता है, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। ये मर्कसर ग्रुप ये है कि जो वो जितने भी साउदर्न अमेरिका कंट्री है, मैक्सिमम जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो अपने में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रखा है। जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्री है मैक्सिमम, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, वेनेजुएला को भी उसमें इंक्लूड किया है, बोलीविया हो गया, ये सारे कंट्री एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रखा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में यदि हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो दूसरा कंट्री जो है वो हमारे गुड्स पे टैक्स नहीं लगा, टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, समझ गए। तो इजराइल के साथ मर्कसर का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इकोनॉमिक प्रेजेंस आप देख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक इजराइल का उतना ज़्यादा हम नहीं मान सकते, क्योंकि साढ़े $500 बिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें कि $150 बिलियन का उसका एक्सपोर्ट होता है और $120 बिलियन का इम्पोर्ट होता है। ठीक, लेकिन इजराइल जो है
R&D को लेकर उसका वर्ल्ड में एक पहचान है, ठीक है, प्रेजेंस है। तो ये हो गया इजराइल का। सेकंड चीज़ है जो इजराइल की अमेरिकन क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि एक तो इजराइल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जिसमें मिडिल ईस्ट को पूरा कंट्रोल रखता है, और अमेरिकन इसीलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ज्यूज कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो ये हम इजराइल की इकोनॉमी के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।